Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a very good morning. मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है. I've been feeling a little bit chilly and I'm sure कि कराची में obviously winters जो हैं वो काफ़ी mild होते हैं. अभी तक काफ़ी mild सर्दी है. सर्दी नहीं है actually, it's nice. There's a bite in the air in the morning only. दोपहर तक मौसम बिल्कुल setting हो जाता है. But I'm sure कि the northern Pakistan is having a completely different weather और वहाँ पर ठीक ठाक सर्दी है. और इसी की सोच को रखते हुए, यही सोच रखते हुए हम लोगों ने आज का शो भी जो है वो विंटर स्टाइलिंग ट्रेंड्स के ऊपर रखा है कि जैकेट्स और बूट्स और लेयरिंग कैसे करते हैं स्वेटर्स के साथ वगैरह वगैरह, जिसके ऊपर यस हम लोग लेटर ऑन इन द शो बात करेंगे. बाय द वे कल रात आप लोगों को पता है कि ज़लज़ला आया. अब देखिए, दो लोगों ने इस तरह सर हिलाया कि ज़लज़ला आया. हमने फ़ील किया, मैंने नहीं फ़ील किया. इनफैक्ट मेरे साथ आमना ने भी नहीं फ़ील किया. और हम लोग ऑफिस के अंदर कंसेंसस कर रहे थे कि किस किस को महसूस हुआ ज़लज़ला. एंड इट टर्न्स आउट दैट मैं और आमना एक दूसरे से बहुत करीब रहते हैं. वी लिव वेरी क्लोज टू द सी. हम लोग समुंदर के बहुत करीब रहते हैं. सो शायद पॉसिबली हमें इसलिए नहीं फ़ील हुआ. बट अदर पार्ट्स ऑफ कराची उनके अंदर काफ़ी ठीक ठाक ज़लज़ला आया. सिंध के बेशतर इलाकों के अंदर इट वाज ऑल ओवर सिंध एंड इट वेंट टूवर्ड्स बलूचिस्तान द ट्रेमर्स. तो हम लोगों ने कोई ख़ास ज़लज़ला फ़ील नहीं किया, बट बहुत सारे लोगों ने उनको ज़लज़ला फ़ील हुआ, उनको बाकायदा झटके आए. एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर कंफ्यूज बिकॉज थोड़ा सा माइल्ड था, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसे लगा कि हमें सर में चक्कर आ रहे हैं. सफदर इन द मेकअप रूम वाज टेलिंग अस दिस मॉर्निंग. मैंने कहा तुमने ज़लज़ला फ़ील किया? कहते हैं हाँ, मुझे पता ही नहीं था ज़लज़ला है, वो मुझे ऐसे लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं. एंड रबिया सेड द सेम थिंग एज़ वेल इन द मॉर्निंग. उसने कहा कि मुझे भी ऐसा लगा, मैंने काम पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थकावट है और थकावट से चक्कर आ रहे हैं. सो लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट ज़लज़ला जो था वाज जस्ट अ सिम्टम ऑफ देयर बीइंग टायर्ड और व्हाटएवर. बट टर्न्स आउट कि वो ज़लज़ला वाकई में ज़लज़ला था, सीरियस वाला ज़लज़ला था. तो खैर एनीवेज दैट वाज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स. आज और भी ज़लज़ले के अलावा भी और भी टॉप स्टोरीज़ हैं. विंटर स्टाइलिंग होगी लेटर ऑन इन द शो. अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक पाकिस्तान बहरिया का एक बहुत अहम दिन है, आज हंगोर डे भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के. मगर फ़िलहाल मेरे पास आज की कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ. सो आज की जो पहली टॉप स्टोरी है, इसको सुन के पढ़ते हुए मेरा दिल साथ साथ क्रिच करके टूट रहा है. उसकी वजह ये है कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, वो बहुत कम है और एक गाड़ी ले लेनी चाहिए. मगर ये ख़बर मैं अपने साथ साथ आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि बेसिकली वो जो प्राइस डिक्रीज़ेस थे हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उनके अंदर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन ने बोला है, एक प्रपोज़ल इशू किया है टैरिफ पॉलिसी बोर्ड को. और उन्होंने कहा है कि 50% रेगुलेटरी ड्यूटी जो है उसको बढ़ा दिया जाए ऑन CBU इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और देन रेगुलर इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको आइस इंजन्स कहते हैं, ताकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है और करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बेहतर हो जाए. हुकूमत जो है वो चाह रही है कि वो CBU व्हीकल्स जिनके ऊपर और इस सब के ऊपर 50% इंक्रीज़ आएगा, जिनके बैटरी पैक्स 50 किलोवाट से ऊपर के हैं. CBU व्हीकल्स जिसकी इंजन डिस्प्लेसमेंट अनस्पेसिफाइड है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं इस वक्त की साइंस पढ़ी हूँ. जिन लोगों को गाड़ियों के बारे में पता है दे वुड प्रॉब्ली हैव अ बेटर आइडिया. मुझे बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है. CBU व्हीकल्स जो इनके हाइब्रिड पावर ट्रेन्स हैं 1501 सीसी और 1800 सीसी के दरमियान, और SUVs जो हैं ये वाला पढ़ के मुझे थोड़ी सी दर्द हो रही है क्योंकि ये वाली गाड़ी मैं लेना चाह रही थी. खैर 1500 सीसी और अबव, इसके अंदर से 5 से 10% का इंक्रीज़ जो है उसको
कहा गया है। जो कंपनीज़ हैं जैसे कि मर्सिडीज़ बेंज, BMW, ऑडी और पोर्श, इनको भी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया है क्योंकि इनकी एक्सपेंसिव नीश कार्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। इनफैक्ट आई वांटेड टू मुझे अभी रिसेंटली पता चला बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर अ कार, ऑडी की एक गाड़ी है, SUV है, उसका नाम है ई-ट्रॉन, इट्स अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। उस गाड़ी को ख़रीदने के लिए 8 महीने का इंतज़ार है। तो अगर आपने आज गाड़ी ख़रीदी है तो 8 महीने बाद आपको गाड़ी आएगी और उसके ऊपर जो ऑन जिसको कहते हैं, जो फ़ौरन गाड़ी मिलने वाला सीन होता है, आपको पता है वो कितने का चल रहा है? वो 60 लाख का चल रहा है। There you have it. So basically these cars are very much in demand. Let's see कि ये जो this particular जो है ये टैरिफ जो है ये कब से इम्पोज होता है, बट मुझे लगता है कि अनकरीब हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ कि मोटरवे के ऊपर M2 जो कि लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान में है, इस्लामाबाद के दरमियान में है, इसके ऊपर बेसिकली अगर आपको M टैग जो है वो लेना अब मैंडेटरी हो गया है, यानी कि अगर आपने इस मोटरवे के ऊपर सफ़र करना है तो आपके पास M टैग होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बहुत लंबी लंबी टोल प्लाज़ा के ऊपर लाइंस लग रही थी और अब आपको M टैग लेने के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होंगे, सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा और एक मोबाइल फ़ोन नंबर चाहिए होगा इशुएंस बूथ पे। ये अपडेट अनाउंस करी है इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस इनाम गनी ने, और ये बहुत आसानी से आप M टैग ले सकते हैं विया अ लॉट ऑफ डिफरेंट फोरम्स, स्क्रैच कार्ड से लेके जैज़ कैश वगैरह से लेके लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज दैट यू कैन परचेज दिस। तो ये आसानी कर दी है और आप मोटरवे के ऊपर आराम से सफ़र कर सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। आज एक बहुत अहम दिन है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है हमारे मुल्क के अंदर। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अदनान मजहर, सबमरीनर हैं पाकिस्तान नेवी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। आज एक बहुत अहम दिन है पाकिस्तान नेवी के हिस्ट्री का। आज हंगोर डे मनाया जाता है। सर अगर आप हमें बताएंगे कि ये दिन क्यों अहम है, इस दिन इस तारीख पे क्या हुआ था, क्या इवेंट्स थे? जी, पाकिस्तान नेवी हंगोर डे सेलिब्रेट कर रही है जो कि गोल्डन जुबली है जी। इसका जो है एक्शन हुआ था 1971 वॉर में। सही। पाकिस्तान नेवी की हंगोर सबमरीन ने इंडियन शिप्स को डुबोया था जो कि जिनके नाम INS कुकरी और INS किरपान को डैमेज किया था। सही। तो इस इंसिडेंट की अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फर्स्ट सबमरीन एक्शन था साउथ एशियन सी में बाय पाकिस्तानी सबमरीन, और वो भी कन्वेंशनल सबमरीन। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एक वाहिद कन्वेंशनल सबमरीन थी जिसने सक्सेसफुली अपने टारगेट को इंगेज किया और उसको डिस्ट्रॉय किया और एक को डैमेज किया। सही। तो इस मेमोरेबल एक्शन को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 9 दिसंबर को, और उनके हीरोइक एक्शंस से हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी भी हैं, और उनके क्रू को हम एक एजाज़ी तौर पे फंक्शन करके उनको बुलाते हैं और याद करते हैं उनको। मुझे बताएं कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे था, ऐसा क्या हुआ था? क्या उस वक्त हमारी नेवी की कैपेबिलिटी कम थी? ऐसा व्हाई वाज दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट सो मेमोरेबल फॉर द नेवी? देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई है जी। अगर हम बात करें तो 1971 में इंडिया के जो पाकिस्तान के ऊपर जंग के जो ख्वाब थे करने के, और बे ऑफ बंगाल में और बंगाल में जो सिचुएशन चल रही थी जी,
तो उसको देखते हुए इंडिया ने प्लान किया था अटैक्स लॉन्च करना कराची पे। सही। तो इस सिलसिले में सबमरीन्स जो होती हैं वो हमेशा पहले अपने एरियाज़ में पहुंच जाती हैं और वहाँ पे डिप्लॉय हो जाती हैं। सही। तो इसको अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वहाँ पे सबमरीनों का टाइमली पहुँचना, जो कि इंडियंस वर नोइंग देमसेल्व्स, और उनके जो बुरे ख़यालात थे अटैक्स के, वो इससे काफ़ी हद तक जो है ना काफ़ी हद तक इससे जो है कैंसिल हुए और नाकामयाब हुए। इसी तरह पाकिस्तान नेवी सबमरीन्स जब अपनी एरियाज़ में डिप्लॉय हुई, एक हमारी सबमरीन विशाखापट्टनम के पास डिप्लॉय हुई थी और एक हमारी सबमरीन जो है इंडियन डीओ हेड के पास डिप्लॉय हुई थी, हंगोर डीओ हेड के पास डिप्लॉय हुई थी। और गाज़ी का बे ऑफ बंगाल में होना और वहाँ जिस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी, बांग्लादेश उस वक्त वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे थे। बिल्कुल। और मतलब हमारा ईस्ट स्ट्रेसफुल टाइम था जी, हमारा ईस्ट पाकिस्तान, तो वहाँ पे जो जंग चल रही थी उधर पाकिस्तान नेवी की एक वाहिद गाज़ी सबमरीन थी जिसने इंडियन नेवी के पूरे फ्लोटिला को कन्फाइन करके रखा हुआ था। सही। और उसकी दहशत की वजह से इंडियन नेवी फ्लोटिला करीब नहीं आ पा रहा था और अटैक्स लॉन्च नहीं कर पा रहा था ईस्ट पाकिस्तान में। राइट। तो ये इम्पोर्टेंस हम देखते हैं उनके ईस्टर्न सेक्टर पे। बात करते हैं वेस्टर्न सेक्टर पे जी। तो वेस्टर्न सेक्टर पे जो हंगोर एक्शन था वो एक सीक्वेंस में है। जब ये डिप्लॉय हुई थी तो उस वक्त सिचुएशन इस तरह की थी कि जंग हॉस्टिलिटीज़ ब्रेकआउट नहीं हुई थी। सही। और सबमरीन अपने एरिया में थी एंड शी वाज वेटिंग फॉर द प्रे टू लॉन्च द अटैक एंड टू किल द एनिमीज़। सही। बट हॉस्टिलिटीज़ ब्रेक नहीं हुई थी, तो उस वक्त के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं और क्रू हैं, दे वर एंशियसली वेटिंग फॉर देयर टारगेट्स। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो 2 से 3 दिसंबर का टाइम था जब उनको पूरा इंडियन फ्लोटिला मुंबई से निकला और वो उनकी वेपन रेंज पे था, वो इंगेज कर सकते थे, बट उनके पास हायर हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स नहीं थे कि इनको इंगेज करें। सो दे वर वेटिंग पेशेंटली। उनकी अगर हम बात करें अंगूर के क्रू की, तो इट वाज ऑल अबाउट पेशेंस, नर्व कंट्रोल, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे वेट किया। और वेट करने के बाद जब हॉस्टिलिटीज़ ब्रेकआउट हो गई, जब उनको ऑर्डर्स हायर हेडक्वार्टर से मिल गए, देन दे लॉन्च द अटैक्स ऑन इंडियन शिप्स। ज़बरदस्त। अभी आपने बात करी कि क्रू की पेशेंस के बारे में, कितना ज़्यादा अहम होता है कि एक मतलब एट द एंड ऑफ द डे सबमरीन एक वेपन है। मशीन का अच्छा होना और क्रू का अच्छा होना, उनमें से ज़्यादा आपके ख़्याल में एज अ नेवल ऑफिसर क्या इम्पोर्टेंट है? जब हम बात कर रहे हैं सबमरीन की जी, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि सबमरीन इज़ जस्ट लाइक अ कंप्लीट मशीन। सही। और उसके अंदर जब हम होते हैं तो एक मशीन सी कैफियत होती है। सही। तो ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है। दिन के टाइम जो है वो सफ़ेद लाइट्स होती हैं, रात के टाइम सफ़ेद लाइट बुझा दी जाती हैं, रेड लाइट ऑन कर दी जाती है। सही। तो इस सिचुएशन में रहते हुए सबमरीनर्स अपनी फैमिलीज से भी दूर होते हैं। बिल्कुल। और लिमिटेड रिसोर्सेज भी होती हैं, जिसमें लॉजिस्टिक रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट उनका जो मोराल होता है वो बहुत हाई होता है, बिकॉज जिस जगह पे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं वो बिहाइंड एनिमी लाइंस होता है। तो इस तरह अपने क्रू का मोराल हाई रखना, और जब भी बिहाइंड एनिमी लाइंस कोई ऑपरेट करता है तो जज्बा उसका जो है बहुत ज़्यादा उरूज पे पहुंच जाता है, और वो फुल डेडिकेशन के साथ जो है ना सिर्फ क्रू बल्कि जो मशीन और जो वेपन्स और जो सेंसर्स हैं वो भी जो है एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं,
डिफरेंट ऑपरेटर्स। जानेंगे कुछ और इस वाक़े के बारे में, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे पास आज हम लोग हंगोर डे मनाया जा रहा है, पाकिस्तान बहरिया का हंगोर डे मनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अदनान मजहर, सबमरीनर हैं। इनसे बातचीत हो रही है ऑन लाइफ इन अ सबमरीन। सर, मैं आपसे अपना अगला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि सारे के सारे क्रू मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, इतने लंबे पीरियड्स ऑफ डिप्लॉयमेंट होती है, आप लोगों का माहौल अपना सेट के ऊपर कैसा होता है? जब हम डिप्लॉयमेंट्स पे जाते हैं तो डेफिनेटली फैमिली से हम अपने दूर होते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मतलब सबमरीन के अंदर फैमिली माहौल नहीं होता। बिल्कुल सबमरीन जो है वो एक लाइफस्टाइल है जिसमें हम रहते हैं। इसमें 3 वॉच सिस्टम होते हैं, एक वॉच ऑन ड्यूटी होती है, 2 वॉच जो है वो रेस्ट कर रही होती है। इसके अलावा हम बहुत क्लोज़ इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसमें एक सैनिटरी वर्कर से लेके कमांडिंग ऑफिसर तक सब जो हैं एक ही कैजुअल ड्रेस में होते हैं, जीन्स और नॉर्मल शर्ट्स पहनी हुई होती हैं। इसके अलावा जब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईद का मौका आया और हम डिप्लॉयमेंट पे हैं, तो हम डिफरेंट खाने पकते हैं और आप लोग इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, सेरेमनीज़ होती हैं। मुझे ये बताइए सर कि 1971 के अंदर मेंटेनेंस सेटअप जो था सबमरीन्स का वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था, इतनी ज़्यादा सबमरीन्स भी नहीं थी। आपके ख्याल में अब कितना वो हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड ओवर टाइम? विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, और जाहिर सी बात है उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी वो उस टाइम फ्रेम की थी। बिल्कुल। तो उस वक्त जो मेंटेनेंस सेटअप था वो उसी टाइम के लिहाज से और उन सबमरीनों के लिहाज से था। अभी जिस तरह हमारे पास एडवांस प्लेटफॉर्म आ गए हैं और मज़ीद और आने हैं इन फ्यूचर, तो हमारा मेंटेनेंस सेटअप काफ़ी डेवलप हो गया है, काफ़ी मैच्योर हो गया है, एंड वी आर लुकिंग आफ्टर आवर सबमरीन्स इन अ वेरी बेटर वे। उस टाइम टेक्नोलॉजी ओल्ड थी बट मेंटेनेंस सेटअप वाज देयर, लेकिन चूँकि प्लेटफॉर्म और ओल्ड टेक्नोलॉजी थी तो मैक्सिमम डिफेक्ट्स जो है वो एट सी ही रेक्टिफाई कर लिए जाते थे। और अब ऐसा नहीं है? अभी भी ऐसे ही है, ऐसे ही। मतलब उस टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूँ जी, 1970 मतलब एट सी भी और एट हार्बर भी मेंटेनेंस होती थी। ज़बरदस्त। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है, तो टेक्नोलॉजी की आने की वजह से हमारा सेटअप भी उस हिसाब से इम्प्रूव हो गया है और मज़ीद डेवलप हो गया। ओके सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की दिफा के अंदर सबमरीन्स की क्या इम्पोर्टेंस है? जब पाकिस्तान की दिफा की हम बात करते हैं तो पहली बात इसमें यह है कि इसमें जैसे लैंड पे बॉर्डर होता है, इस तरह सी में ऐसा फ़िज़िकल बॉर्डर कोई नहीं है। सही। सी में एक ख़याली बॉर्डर होता है जिसे हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, EEZ जोन कहते हैं, और इसकी प्रोटेक्शन जो है वो पाकिस्तान नेवी अपने एसेट्स के थ्रू करती है जो कि राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं। सही। तो अब हम बात करते हैं पीस टाइम की और जंग की। पीस टाइम में हमारे एसेट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं अपने अपने एरियाज़ में, वो डिफरेंट एरियाज़ की सर्विलेंस कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं हालत जंग की तो हमारी सबमरीन्स जो हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉय होती हैं पहले। वी आर द फर्स्ट वन टू रीच इन एनिमी एरिया एंड द लास्ट वन टू कम फ्रॉम द एनिमी एरिया। सो सबमरीन की इम्पोर्टेंस इसलिए पाकिस्तान की दिफा में ज़रूरी है और लोगों को मतलब ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सबमरीनर्स। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप पाकिस्तान की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान नेवी की हिस्ट्री बहुत रिच है, सो इसको याद रखना चाहिए। जिस तरह हम गोल्डन जुबली हंगोर डे की सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स आएंगे टीवी पे, वो देखें और अपनी हिस्ट्री को देखते हुए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अपनी पूरी स्ट्रगल करते रहें
और इसी जज्बे से काम करते रहें और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे तरक्कियों के रास्ते पे इसी तरह जाएगा। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों के साथ बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, हेयर के भी, स्किन के भी। तो चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक, स्किन, हेयर और नेल स्पेशलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। सर्दियाँ आ गई हैं और उसके साथ देयर इज लाइक अ मायरिड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर मेरे ख्याल में तो फॉरमोस्ट वन है इसके सब लोगों के पास ड्राइनेस। जी, अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सब लोगों की स्किन भी ड्राई हो जाती है, स्कैल्प भी ड्राई हो जाती है, अजीब व गरीब किस्म की, बहुत बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा। बेसिकली ये होता है सर्दियों में हम लोग चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, इट्स अ डायूरेटिक, उससे यूरिन ज़्यादा आता है। अच्छा, सेकेंडली हम पानी कम पी रहे होते हैं तो ड्राइनेस बढ़ जाती है। अच्छा, हम लोग बहुत गर्म पानी से नहा रहे होते हैं, विच इज़ नॉट ऑलवेज राइट, बिकॉज नीम गर्म पानी से नहाइए, ल्यूक वार्म वाटर से। मैं वही कहूँगा पुराना जो मेथड था ना, जो बाल्टी से नहाते थे, दैट वाज द राइट वे। नीम गर्म पानी से आप बाल्टी को, आप देखिए जब आपका शावर आपके सर पर आता है, इट्स क्वाइट प्रेशर होता है, इट्स क्वाइट हार्श समटाइम्स, तो आपके स्कैल्प को वो प्रॉब्लम कर सकता है। व्हेन यू डू इट विद द मग, सो इट्स क्वाइट जेंटल, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि बाल हैं क्या, ठीक है। बाल बेसिकली हैं केराटिन और प्रोटीन, ठीक है। इसके बाल के डिफरेंट फेजेस होते हैं। सबसे पहले तो इसका एनेजन आता है, कैटाजन और टेलोजन। 4 टाइप्स के हेयर होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और किंकी। अच्छा, ब्लड टेस्ट ये मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आपके बाल ठीक नहीं हो रहे, तो ये ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि एज अ डॉक्टर हमें पता करना है व्हाट आर द इंटरनल कॉजेज़। तो इसमें CPSR, जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है, अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो हेयर लॉस होता है। अच्छा, ये मैं स्पेशली एम्फेसाइज करूँगा विटामिन D टेस्ट, क्योंकि अगर आप देखिए मैंने शर्ट जो पहनी वो ब्लैक है, ब्लैक हेयर के लिए और ग्रे हेयर के लिए भी है। जो वक्त से पहले ग्रे हेयर हो जाते हैं उस पर हमें काफ़ी तशवीश होती है, लोग बहुत अपसेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो उस पर हमें वर्क करना होता है। विटामिन D टेस्ट उसके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी कराएं ये टेस्ट नाजरीन। और क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं अपने बालों को बचाने के लिए फ्रॉम प्रीमेच्योर ग्रेइंग, डैंड्रफ एंड ऑल ऑफ दैट, वो जानेंगे डॉक्टर काशिफ से, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक मौजूद हैं। बात हो रही थी सर्दियों के अंदर जो बाल ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ आ जाता है, वो सारे के सारे मसलों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके बाल बहुत टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो एक मास्क आपको ज़रूरी है, प्रोटीन मास्क। तो देखिए आपको ऐसा मैं प्रोटीन मास्क बनाऊंगा, आपको अपने बालों से प्यार हो जाएगा, तो इसका नाम ही प्यार प्रोटीन मास्क है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस इसलिए करना ज़रूरी है बिकॉज आई वांट टू गो टू द रूट कॉज एज अ डॉक्टर। CPSR ज़रूरी है हीमोग्लोबिन के लिए, HbA1c जिनको डायबिटीज़ है उनके भी हेयर फॉल बहुत होता है, LFT और थायराइड। साथ साथ विटामिन D ज़रूर टेस्ट कराएं जिनके बाल ग्रे हो रहे हैं वक्त से पहले। बहुत ईजी है ये प्यार प्रोटीन हेयर मास्क। आप चारों चीज़ें आपको घर पे अवेलेबल है। P से पोमीग्रेनेट जूस जो कि अनार का जूस है, Y से योगर्ट जो कि दही है 1 चम्मच, एलोवेरा जेल 1 चम्मच और R से रोज़ वाटर। चारों चीज़ें बहुत आसान है और आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। P से है पोमीग्रेनेट जूस 1 चम्मच, ठीक है। दही भी 1 चम्मच आप ले लीजिए। एलोवेरा जेल आपके पास होता है, अगर आपने बाहर से लेना है तो ले लीजिए, वरना आप किसी फ्रेश आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप 1 चम्मच ले लीजिए और रोज़ वाटर जो कि तकरीबन हर घर में ही होता है। चारों चीज़ें बहुत आसान है और ये मिलके बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन मास्क बनेगा। इसका तरीका ये है कि आपको नहाने से आधा घंटा पहले ये लगाना है बालों में, ठीक है। अच्छी तरह लगा के छोड़ दीजिए आधा घंटा, रूट से लेके टिप्स तक, ठीक है जी, फ्रॉम द स्कैल्प टिल द एंड, ठीक है। और फिर लगा के छोड़ दीजिए। फिर आप माइल्ड शैम्पू जिसमें सल्फेट ज़रूर देखा करें कि सल्फेट कम हो,
तो उससे आपके बाल बहुत बेहतर हो जाएंगे। सल्फेट फ्री शैम्पूज आजकल वैसे बाय द वे बहुत रेडिली अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड्स बना, विच इज़ अ गुड थिंग। अब इसके साथ एक हेयर ऑयल भी आपको बताऊंगा जो आपके हेयर को इम्प्रूव करेगा। और आपको लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो आपसे भी बोलेगा यू नो आजकल ये बड़ा चल रहा है हमारे उस पे HMM है ना, तो इसका मतलब होता है यस भी और नो भी। और आप हो सकता है आप ना बताना चाहें, तो H का मतलब है हनी जो कि आधा चम्मच है, M है मस्टर्ड ऑयल जो कि सरसों का तेल है, अगर चाहें तो आमंड ऑयल भी मिला सकते हैं, और M से मेयोनीज। मेयोनीज इज एक्सेलेंट फॉर योर हेयर। तीनों चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, लेकिन ये याद रखिएगा जो मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ वही यूज़ करें। हनी का आधा चम्मच यूज़ करें जी, मस्टर्ड ऑयल का 1 चम्मच और मेयोनीज का 1 चम्मच। ये भी आपको बना कर दिखा दूँ, बहुत ज़बरदस्त आपका हेयर सीरम बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपने हनी लिया 1 चम्मच, सॉरी आधा चम्मच, मस्टर्ड ऑयल आपने 1 चम्मच लिया है, ठीक है, और आपने मेयोनीज जो कि रेडीली अवेलेबल होती है, इसको मिला के आपने बड़ा ज़बरदस्त सा एक ये पेस्ट बना लिया। अच्छा, इसका तरीका फ़र्क है, इसको आपको रात में लगा के सोना है, ओवरनाइट। यस, ओवरनाइट। तकिए वगैरह, हाँ, ये थोड़ा सा मसला होता है, तो शावर कैप पहन लीजिए। यू हैव अ शावर कैप, यू अप्लाई जी, प्लास्टिक शावर कैप ले लीजिए, आप वो पहन लीजिए। इसका हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दफ़ा आप रात में लगाइए और सुबह उठ के वही माइल्ड शैम्पू से वॉश कर दीजिए। साथ साथ देखिए डाइट का भी बड़ा ताल्लुक होता है, जैसे मैं कहता हूँ विटामिन D3, विटामिन A, विटामिन C, ये सब बहुत ज़रूरी है आपके इम्प्रूव करने के। दूसरी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चुकंदर बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, क्योंकि आपके हेयर प्रोटीन है तो आपको दालें ज़्यादा खानी है। विटामिन आप वो लीजिए जिसके अंदर विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C और बहुत ज़्यादा जिंक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके हेयर को इम्प्रूव करता है। साथ साथ जो मैंने आपको बताया था कि आपको अक्सर ये होता है कि गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा रहे हैं, अवॉइड करें। नीम गर्म, यस, मैं तो खुद रेकमेंड करता हूँ कि आपको हमेशा पूरे साल भर नीम गर्म, जैसे दैट इज ल्यूक वार्म वाटर, उससे नहाना चाहिए। बिल्कुल, और ये थ्रू आउट द ईयर्स, इवन इन समर्स ये कोशिश करें। और वही जो पुराना तरीका होता था जो मग से, बाल्टी से, दैट वाज दी राइट वे। आप देखिए पहले बाल लोगों के कितने बेहतर होते थे, बिकॉज ऑफ दिस शावर, उससे थोड़ा सा हेयर अब्यूज भी हो जाता है एंड थिंग्स बिकम रियली बैड। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अब डैंड्रफ, ये तो एकदम बढ़ जाता है। सर्दियों का एक बहुत बड़ा मसला है, और बच्चियों से ले आजकल बहुत छोटे बच्चों को, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत छोटे बच्चों में है। बिकॉज वाली बात है कि एक तो मुझे लगता है शायद शैम्पू नहीं करते बच्चे सही से, वो बच्चे भागते हैं ना अक्सर नहाने से सर्दियों में तो एक तो वो है बात, ऊपर से ये बहुत ईजी है और हमें डैंड्रफ को करना है बाय बाय। तो इसका नाम ही बाय डैंड्रफ है, BYE। वेरी इजी रेमेडी जो आप आसानी से कर सकते हैं। B से बेसन जो कि तकरीबन हर घर में होता है 1 चमचा, Y से योगर्ट जो कि दही है, और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ये अवेलेबल है मार्केट में ईपो प्लस के नाम से, ईकॉस के नाम से, ठीक है, रोजविल कैप्सूल्स, ये आते हैं फ्लूइड फिल्ड कैप्सूल्स। इनको मिलाकर आपने 1 चमचा बना लिया और उसको आपने मिला के अपने बालों की जड़ों पे लगा लिया। लेकिन ये सब आपको नहाने से पहले करना है। और कितनी देर पहले? कम से कम ये आप 3 घंटे पहले लगाइए, ठीक है। तो उसको मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। ये है बेसन, आपका 1 चम्मच है बेसन, ठीक है। योगर्ट आपका 1 चम्मच है। अच्छा, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है मार्केट में। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसका जेनेरिक नेम है, तो उसको आप मिक्स करके इसको आप कम से कम 2-3 घंटे। अच्छा, कभी कभी ऐसा पाउडर होता है तो आप दही ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। दही इज़ एक्सेलेंट फॉर योर हेयर, इट्स हेयर प्रोटीन एक्चुअली, सो इट विल रियली हेल्प यू। अगेन वाली बात है, हमने लगा के फिर शावर कैप यूज़ के लिए 3 घंटे, और आपके बाल ताकि मैसी ना हो, कहीं और ना लगे, और इसको लगा के आपको छोड़ देना है। लेकिन हाँ, ये ख्याल रखिए कि आपके बालों में कोई डैंड्रफ ना हो, सॉरी आपके बालों में कोई एक्जिमा ना हो या आपके बालों में कोई फंगस ना हो, तो फिर अवॉइड करें, ठीक है। बिकॉज ये फिर उस वक्त होते हैं जब आपके हेयर सिंपल रेमेडीज हैं सिंपल डैंड्रफ के लिए, जो कि मुझे लगता है कि 70 to 80% लोगों के हो जाती हैं। उसका मेन रीज़न है पानी कम पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा रहे हैं कि लोग अक्सर स्टीम बात लेते हैं। दैट इज़ रियली बैड फॉर योर हेयर। आई नो दैट्स लवली। मैं जब शावर से निकलती तो मेरे सर से धुआं निकल रहा है। So you know, we should not be in hot waters, but it's nice feeling when you are in hot water during the winter. Yes. लेकिन yes, आपको थोड़ा सा उसको या तो आप ये करें, वेट करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा उरूज, कि अक्सर लोग बहुत हॉट बाथरूम से निकल के एकदम से ठंडे में आ जाते हैं। दैट इज़ टेरेबल फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन। और एक फेशियल पैल्सी एक चीज़ है जो आपका मुंह एक तरफ ड्रूप हो जाता है। ये वेरी कॉमन इन दुबई। इफ़ यू नो, दुबई में इतनी गर्मी होती है, एकदम से आप अगर मॉल में चले जाएं तो कितनी ठंडक होती है, दैट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो ये अवॉइड करें। मैं हमेशा बीमार होती हूँ वहाँ जाके, आई एम श्योर, बिकॉज ये मेन रीज़न है। आइडियली ये कि मैं सबको ये कहता हूँ अपने हेयर स्किन के लिए कि आप बाथरूम में ही कपड़े चेंज करें।
डोंट गो आउट, यू नो, वॉशरूम में, क्योंकि एक टेम्परेचर बना होता है वॉशरूम का, उसी में ही आपको चेंज करना है जी, जो गर्म वार्मर होता है एज कम्पेयर टू योर रूम। तो ये थोड़ा सा छोटी बॉडी पॉइंट्स होते हैं जो होते हैं। गीले बालों में कंघा नहीं करना है, ये जो कि बहुत वो है, और विगरसली बालों को नहीं करना है, बिकॉज विगरसली लोग बहुत ज़्यादा बालों को वो करते हैं अपना, यू नो, दे आर वेरी मीन टू द हेयर। यू हैव टू बी नाइस, बिकॉज हेयर इज़ लाइक प्लांट, एक प्लांट है ना आपका। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपके इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के थ्रू, कि अक्सर लड़के आते हैं मेरे पास कि भाई हमारी तो फैमिली में गंजपन है, अब तो गंजपन होना है। What the hell? Don't be so, you know, negative and don't be so depressed। देखिए, मैंने खुद अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, मेरी फैमिली में गंजपन है, ट्रांसप्लांट कराइए, PRP कराइए, आप रेमेडीज़ करें, लेकिन लोग पहले से गिव अप कर देते हैं। अब मेरे पास बहुत लड़के आते हैं, यंग लड़के, जी हमारे तो, अच्छा ये भी बता दूँ कि बालों का ताल्लुक है आपके मदर साइड से, आपके मामू के बाल कैसे हैं, आपकी अम्मी के बाल कैसे हैं, स्पेशली फॉर बॉयज। ये है, दिस इज द कैच, कि आपके मदर साइड से। लेकिन देखिए, हम हर चीज़ जेनेटिक्स पे डाल नहीं सकते ना। देखिए, जेनेटिक्स पे है, आई एम श्योर बहुत से फैमिली में मोटापा होता है या हेयर लॉस होता है, बट यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ इट। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, नाश्ता खूब अच्छा करना है, अंडा खाएं। अंडे के लिए मैं ज़्यादातर कहता हूँ, क्योंकि हार्मोनल एग्स और चिकन आ रहा है, तो हैव देसी अंडा, देसी चिकन, दैट विल रियली हेल्प यू। ठीक है, तो चलें एक और हेयर सीरम बनाते हैं आपके लिए, बहुत अच्छा है, जिसका नाम ही आला है, बहुत ALA। आला हेयर सीरम है, बहुत इजी है ये। एलो ऑयल, ये ख़ास ऑयल है जो मार्केट में अवेलेबल है, 1 चम्मच इसको लीजिए। लेमन जूस को आधा चम्मच लीजिएगा प्लीज़, बिकॉज ये स्कैल्प के लिए बहुत ही मुफीद होता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में। लेमन जूस कभी भी फेस पे नहीं लगाइएगा डायरेक्टली, ये मैं बार बार बताता हूँ। दूसरा ये कि एलोए जेल है, ये भी अवेलेबल है मार्केट में। एलोए जेल एलोवेरा जेल का एक, इट्स अ मोर मॉडिफाइड फॉर्म, ये 1 चम्मच। तीनों चीज़ें बहुत ईजी हैं, आपको मैं अभी बना के दिखा देता हूँ ताकि ये आप यूज़ कर सकें, और ये आपका बड़ा अच्छा सीरम है। अच्छा, ये एक वाहिद चीज़ है जो आउट ऑफ ऑल द रेमेडीज़ जो आपको नहाने के बाद लगाना है जी, इसकी यही है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, एलो ऑयल आपने लिया है, ठीक है, फिर आपने आधा टीस्पून आपने लिया है लेमन जूस, ठीक है, और फिर एलोए जेल है, ये एलोवेरा जेल ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। अच्छा, ये एक सिरम बन जाएगा बड़ा अच्छा सा, क्योंकि अक्सर वो कहते हैं ना, बम फटे हुए बाल हो गए, आपके बाल बिल्कुल स्प्लिट एंड्स आपके वो हो गए, दे लुक रियली बैड। तो ये आप बना के अपने पास, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर आप चाहें तो इसको आप अपने एक स्प्रे बॉटल में रख लें। आफ्टर बाथ व्हेन यू हैव ड्राइड योर हेयर, उसको आप अच्छी तरह से स्प्रे कर लें, ताकि बालों में शाइन आए। एक, यू नो, इट दे शुड नॉट लुक वेरी ड्राई एंड वेरी फसी एंड वेरी यू नो, विंटर्स में सबके लगते हैं तकरीबन, एवरीवन हैज लाइक दीस रियली क्रेजी हेयर इन द विंटर्स। दैट्स ट्रू, बिकॉज हम लोग एक्सपोज्ड है ना टू द कोल्डर एनवायरनमेंट, हमारा टेम्परेचर भी हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये आप ज़रूर किया करें, ये सब चीज़ें। ये बड़ा अच्छा स्प्रे बॉटल में आप बना के रखें आला, और आप स्प्रे करते रहें। अगर आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट लगे तो वाटर ऐड कर लीजिए इसके अंदर। आफ्टर शावर आप बिल्कुल बाल ड्राई करके फिर लगाना ये, जहाँ जहाँ आपके वो होते हैं। Zabardast. Thank you so much for coming, Dr. Kashif, and giving all these really helpful tips. Thank you. Because Dr. Kashif ने अभी जो tips दिए नाज़रीन, which were really kind of him, but इन्होंने basically 2-3 बहुत important बातें करी, जिसके अंदर एक जो हम सब लोग गलती कर रहे हैं, वो तेज़ गर्म पानी से नहा रहे हैं, which we shouldn't be doing. More hydration, less coffee and tea. और एक विटामिन डी ज़रूर टेस्ट कराइए। एज अ डॉक्टर मैं बताऊंगा, विटामिन डी अगर आपका कम है तो वाइट बाल, प्रीमेच्योर ग्रेइंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड स्टॉप ब्लेमिंग द जेनेटिक्स प्लीज़, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कर दिए। किसी की फैमिली में अगर डायबिटीज़ है या मोटापा है या ब्लड प्रेशर, उनको पहले से ही ज़्यादा केयर करना है। हेयर का प्रॉब्लम है तो पहले से ही फ्रॉम द एज ऑफ 18-19 आप स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे विंटर स्टाइलिंग के बारे में कि क्या क्या अवेलेबल है टू लेयर आवरसेल्व्स एंड मेक आवरसेल्व्स कोजी इन विंटर। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपको अपनी अगली मेहमान से मिलाना चाहती हूँ, जो कि हमसे बात करेंगी विंटर स्टाइलिंग के बारे में, कि सर्दियों के अंदर क्या कपड़े पहनकर हम लोग कोजी फील कर सकते हैं। तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ।
मेरे साथ है मौजूद यहाँ पर अनम इमरान बेग, इनका ब्रांड का नाम है डबल ए फैब्रिक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अनम, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप बहुत सारे फैब्रिक्स लेकर आई हैं, आपकी क्या इंस्पिरेशन है? विंटर में आपके बेस्ट सेलर्स कौन से कपड़े हैं? देखिए, विंटर सीज़न के हिसाब से वैसे तो लोग जैसे वेलवेट प्रेफर करते हैं, बट मैं कोट लवर हूँ। मुझे अच्छा लगता है, कुछ डिफरेंट आर्टिकल्स हो गए, जैसे मुझे कोट वेयर करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो और शॉल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? शॉल्स बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, मतलब आजकल जैसे अभी आपने मुझे देखा है, मैं इस वक्त खुद एक शॉल को वो क्रिएट किया हुआ है एक शर्ट में मैंने। आपने शॉल को शर्ट बना लिया? बिल्कुल, एग्जैक्टली, इट्स अ शॉल। ओह यस, ऑफ कोर्स, नाउ आई रियलाइज व्हाट यू आर सेइंग, यू आर राइट। It's a shawl. It's a shawl and she's made it into a shirt and it looks beautiful. Very nice. Thank you. मुझे बताएं कि आप वूलन फैब्रिक्स होते हैं, वेलवेट होता है। देखिए, विंटर कलेक्शन में वूल फैब्रिक भी होता है, पश्मीना भी होता है, और इसके अलावा जो है वेलवेट भी होता है। वेलवेट की भी कैटेगरीज होती है। 5000 माइक्रो पाउंड वेलवेट होता है, 9000 माइक्रो पाउंड वेलवेट होता है। महंगे वाला कौन सा होता है? जी, महंगे वाला कौन सा? 9000 माइक्रो पाउंड वेलवेट जो है ना, वो अच्छा होता है। उसमें और 5000 उसमें क्वालिटी का डिफरेंस होता है, थोड़ी सी वो हार्ड होती है। 5000 9000 माइक्रो पाउंड वेलवेट जो है ना, वो वेट उसका कम होता है और वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी होता है। तो अगर आपने फ्रॉक बनानी है, फ्लेयर की कोई चीज़ बनानी है, तो आपको फिर 9000 माइक्रो पाउंड वेलवेट पे जाना पड़ता है। ओके। और अगर आपने स्ट्रेट शर्ट करनी है, तो उसमें क्रीज वगैरह का अगर कोई चीज़ आपने यूज़ करनी है, जैसे अगर आपने ट्राउज़र बनाना है, तो क्रीज के हवाले से फिर आप 5000 माइक्रो पाउंड वेलवेट लेंगे, तो इट गोज़ बेस्ट। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं अनम कि यू नो वेलवेट इज़ यस समथिंग दैट एवरीवन वेयर्स। वेलवेट के अंदर कलर्स जो हैं जनरली पहले तो बहुत बेसिक आते थे, आई थिंक ग्रीन, रेड, ब्लैक, ये 2-3 कलर्स आते थे। आजकल जिंक कलर बहुत ज़्यादा इन है। पीकॉक, जी, जिंक कलर, पीकॉक कलर, ये बहुत इन है। प्लम बहुत हो गया। देखिए, ब्लैक कलर एंड नेवी ब्लू ये तो रनिंग कलर है ही है, बट आजकल जिंक बहुत इन है मार्केट में। इसके अलावा जो है प्लम बड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि अब एक टाइम होता था कि वेलवेट लोग हार्डली एक बना लेते थे ड्रेस की, लाइक सर्दियाँ आ गई हैं, बट अब वेलवेट में इतनी चीज़ें आ गई, शॉल्स हो गई, शर्ट्स हो गई, कोट्स हो गए, कि आप हर कलर में भी चीज़ें ले लें तो मसला नहीं होगा। कोई मसला वैसे जिंक कलर होता कौन सा कलर? पीकॉक कलर, टील कलर। टील? टील को आप जिंक कह रही हैं? हाँ, टील कलर, जिंक कलर, पीकॉक कलर, बेसिकली सी ग्रीन एंड ब्लू का जो मिक्सचर होता है। सही है, समझ गए। बेसिकली टील कलर, टील को भी जिंक कहते हैं। आई डिडंट नो दिस, यू लर्न एवरी डे इज लर्निंग डे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एम्ब्रॉयडरी इज़ समथिंग दैट एम्ब्रॉयडरी करानी चाहिए। अगर आप वेलवेट लें तो उस पर जो काम वाम अगर कराते हैं हम लोग, तो एम्ब्रॉयडरी करानी चाहिए, या आपके ख्याल में वो जो मोती सितारों का टका हुआ काम होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने आर्टिकल वेयर कैसे करना है। अगर आपने वही आर्टिकल फॉर्मल वेयरिंग पे लेके जाना है, किसी इवेंट में कैरी करना है, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर हैंड वर्क। ऑब्वियसली थ्रेड वर्क उसको इन्हेंस नहीं कर सकता, और अगर आपने उसको सेमी फॉर्मल कैजुअली वेयर करना है, तो आप थ्रेड वर्क से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हर चीज़ की लाइक अगर मैं किसी चीज़ को सीक्वेंस पे या हैंड वर्क पे ले जाऊंगी, तो फिर वो आप डे टाइम में कैरी नहीं कर सकते। प्लस ऑल्सो कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ, कॉस्ट भी हो जाएगी डेफिनेटली, लेकिन आप कैरी भी नहीं कर सकते ना डे टाइम में। थ्रेड वर्क जितना अच्छा हो जाए वो इवेंट में नहीं चल सकता, और हैंड वर्क जितना भी अच्छा हो जाए वो आप डे टाइम में कैरी नहीं कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैरी किस वक्त और किस जगह करना है। राइट। और मुझे बताएं कि वैसे ही जस्ट जनरली आई वांटेड टू नो कि आपका जूतों के बारे में क्या ख्याल है, स्पेशली फॉर पीपल हु लिव इन पंजाब वाली साइड के। मुझे लगता है कि ख़वातीन बहुत स्ट्रगल करती हैं, पहना होता है उन्होंने गर्म सूट, मगर नीचे जूते के साथ बहुत स्ट्रगलिंग हो जाती है। अब हम औरतें फैशन बहुत करते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगी टो शूज़, वेलवेट में शूज़ कर लें, क्योंकि वो कुछ भी करें, लेकिन फुटवेयर जो है ना, अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका ड्रेस भी मज़े का नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल मज़े का नहीं लगता, और हील जब तक नहीं होती तो आपकी पैंट का लुक नहीं अच्छा आता। हाँ, तो वो तो आपको मारे जाते हैं हम लोग बिल्कुल। तो मतलब अगर कोशिश करें, लेकिन उतनी बर्दाश्त होती है हम औरतों में ना, कि हम कहीं ना कहीं ये कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जितनी भी सर्दी हो बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं होता, घर जाके अपनी बेचारी पाँव की उंगलियों को गर्म कर लेगी। हम लोग शॉल्स भी सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमें शॉल्स दिखानी होती, सर्दियों में नहीं लग रही होती, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। वाह, वाकई में दैट्स रियली ट्रू। फैशन के नाम पे क्या क्या ख़वातीन करती हैं। मगर अब हम देखेंगे, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और हम अनम से कहेंगे कि वो हमें दिखाएं अपनी कलेक्शन, क्या क्या चीज़ें वो बनाती हैं, क्या लेकर आती हैं, उनके प्राइस पॉइंट्स क्या हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे मेरी मेहमान अनम इमरान बेग खड़ी हुई हैं। AA फैब्रिक्स उनके ब्रांड का नाम है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के सर्दियों के हिसाब से कपड़े बनाती हैं, जिसके अंदर जैकेट्स भी हैं, शॉल्स भी हैं, केप्स हैं, बहुत सारी मज़ेदार किस्म की चीज़ें हैं। अनम, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, अनम बाय द वे ने बहुत ग्रेशियसली ये जो जैकेट है इसके ऊपर क्या एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये वाली, ये जो कश्मीरी लुकिंग जैकेट है, देखें प्लीज़, ज़बरदस्त। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इसको आरी का काम कहते हैं जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। और ये फैब्रिक क्या है? बेसिकली ये कश्मीरी कोट है और इसका फैब्रिक रॉ सिल्क है, बट इसकी जो स्टिचिंग होती है वो बिल्कुल नीट, जैसे सूटिंग वेयर की जो स्टिचिंग होती है ना, इस तरीके से हमने मतलब बहुत फाइन करवाई हुई है, इसमें लाइनिंग अटैच करके। और ये वाला जो स्पेसिफिक आर्टिकल है, इसको ट्रक आर्ट का लुक क्रिएट किया था बेसिकली। हाँ, क्योंकि बहुत कलरफुल है। बिल्कुल, ये ट्रक आर्ट का लुक था। अच्छा, कश्मीरी कोट में ना 2 डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। देखिए, एक साइज इसमें होता है लॉन्ग लेंथ, ठीक है, एंड एक इसमें होता है मीडियम लेंथ। अच्छा, ये वाला कितने का होगा और वो वाला कितने का होगा? दिस इज फॉर 2500 रुपीज़, 2500 का जी, एंड इट्स फॉर 2050 रुपीज़। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, वेरी रीजनेबल, एंड यू कैन जस्ट ऐड लाइक अ लिटिल बिट ऑफ फन टू योर वार्डरोब। अच्छा, इसको कैरी करने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग मोस्टली कश्मीरी कोट का सुन के ये परेशान हो जाते हैं कि इसको कराची में या नॉर्मल पाकिस्तान में इस वेदर में कैसे कैरी करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इसके बटन बंद करो। बेसिकली आप किसी 2 पीस के साथ कैप्रीज बना लिया, आपने 2 पीस बनाया, इसके बटन ओपन किए एंड इसको एज अ ब्लेज़र जैसे यूज़ करते हैं ना, आपने कर दिया। बहुत डिफरेंट और बहुत ग्रेसफुल लगता है। ज़बरदस्त, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एज यू कैन सी, जिससे आप देख सकते हैं Back इसमें भी मज़ेदार किस्म के कलर्स हैं। दे बैक एंड फ्रंट बोथ आर वर्क्ड। ये इसकी पीछे के हिस्सा है, ये इसका आगे का हिस्सा है। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अब देखिए, एक कैटेगरी इसमें ये होती है मल्टी, एक कैटेगरी अगर मैं आपको दिखाऊं, सेम कलर, मोनोटोन, ठीक है, ओह इट्स मोनोटोन, ठीक है। अच्छा, ये मतलब एक सर्टेन एज में आने के बाद लोग फिर मल्टी कलर ज़रा अवॉइड करते हैं, तो ये कुछ कोट ऐसे भी हमारे पास होते हैं जो मोनोटोन होते हैं। अब इसके लिए आपने क्या किया, आपने अब जैसे ये मेहरून कलर है, आप चाहे इसको जीन्स के साथ कैरी कर लें, और एल्स आपने इसको न्यूड शेड किसी के साथ पेयरिंग की, न्यूड सूट के साथ, इसके बटन ओपन करके। ज़बरदस्त। बाय द वे नाज़रीन, अनम हैज़ बिन वेरी वेरी काइंड, और आपको एक कश्मीरी कोट आप जीत सकते हैं अगर आप हमें कॉल करके बताएं। अनम, सवाल आप पूछें कि कश्मीरी कोट अभी जो हम दिखा रहे हैं, इस पे कौन सा वर्क हुआ है, जो कि हम बता चुके हैं अर्लियर ऑन। अभी हमने कॉन्वर्सेशन के अंदर बता दिया। अगर आप सुन रहे थे तो आपको पता होगा कि इस काम को क्या कहते हैं। अगर आप कॉल करके इस वक्त हमें बताएंगे इस सवाल का जवाब, तो आप इनमें से कोई भी कोट जीत सकते हैं। अनम इज़ हैप्पी टू गिव यू विच एवर यू चूज़। आप अभी लाइव कॉल करें, हम आपको जौन सा कोट पसंद आएगा, विच एवर वन, कोई भी कश्मीरी कोट आप उठा सकते हैं, लंबा छोटा, व्हाटएवर कलर यू लाइक। अच्छा, मुझे अनम ये बताओ कि इसके अंदर साइजेस भी आते हैं? बिल्कुल, इसमें साइजेस आते हैं। ये कौन सा साइज बेसिकली अगर ये मीडियम लेंथ है तो आर्टिकल की जो लेंथ होगी वो तो सेम रहेगी, बट साइजेस जो है वो आपका जो बस्ट साइज होगा वो वेरी करेगा। लाइक मीडियम का 21, लार्ज का 22। ये वाला कौन सा है? दिस इज मीडियम इन साइज, नहीं दिस इज लार्ज इन साइज, 22 साइज है इसका। अच्छा, इसी तरह एक अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो हमारा आर्टिकल आया, दिस so pretty, दिस इज ऑन वेलवेट फैब्रिक, ठीक है। ये भी लॉन्ग लेंथ पे ही बनाया हुआ है हमने। इसके साथ भी आप 2 पीस बना सकते हो, और एल्स आपकी मर्जी। बस उसमें ये डिफरेंस है कि बटन एंड लूपिंग हुई हुई है। इसका जो स्टाइल है वो ये कि मैं पहन के देखना चाह रही हूँ, मैं बहुत बिल्कुल श्योर। आई वांट टू वेयर वन। ये लार्ज है? नहीं, ये हाँ लार्ज होगा। ओके, चलो कुछ नहीं होता, चेस्ट साइज लार्ज होगा, इसका मीडियम लेंथ होगी। डजंट मैटर, इट्स ओके, मैं लार्ज पहन। अब देखिए, जिस तरह मैंने आपको मोनोटोन दिखाया ना, इसी तरह डबल टोन भी होता है। इसमें भी पूरी एक सीरीज है, बट आई हैव ओनली वन कलर राइट नाउ। जैसे ब्लैक बेस के ऊपर रस्ट एम्ब्रॉयडरी, इस तरह इसके सारे 12 शेड्स होंगे। बेस इसकी ब्लैक होगी बट डिफरेंट शेड्स होंगे इसमें। ज़बरदस्त। और ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मोनोटोन्स भी अच्छे हैं, ये सिंगल टोन भी अच्छा है। आई पर्सनली एम अ कलरफुल पर्सन, मुझे ये वाला बहुत पसंद आया है। आई एम गोना ट्राई इट ऑन। हियर वी गो, एंड जस्ट लाइक दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इसको जीन्स एंड टी शर्ट के साथ भी कैरी करें, बहुत बोल्ड, बड़ा गॉर्जियस लगता है। ये ज़बरदस्त लग रहा है यार, और मतलब इट्स रियली नाइस। इस कपड़े का नाम क्या है दोबारा से बता? रॉ सिल्क फैब्रिक है ये, रॉ सिल्क फैब्रिक। सो ये रॉ सिल्क है गाइस, और ये बहुत मज़ेदार किस्म का कपड़ा है। तूबा हैं कराची से कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तूबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी है? ठीक ठाक।
मेरा आंसर है, इस पे ट्रक आर्ट हुआ हुआ है। ट्रक आर्ट हुआ है जी, कश्मीरी वर्क है। ऑल्सो करेक्ट, ट्रक आर्ट कश्मीरी वर्क, बट थैंक यू फॉर कॉलिंग तूबा। अनफॉर्चुनेटली आपका जवाब एग्जैक्टली करेक्ट नहीं था, तो हम लोग अभी आपको ये नहीं दे सकते। हमने एक और वर्ड यूज़ किया था, दोबारा से मेरे ख्याल में हर कोई डिवाइड करके देखे। मैंने आर्टिकल का नाम, हाँ, आर्टिकल का नाम ट्रक आर्ट था, बट इसका जो वर्क है, जो कढ़ाई है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है। इस पर्टिकुलर कढ़ाई को कुछ कहते हैं। हम लोग सिर्फ ये था, अदरवाइज इस सारे कोट का वर्क एक ही है। जी, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी यहाँ पे शॉलें पड़ी हैं, उनको चेकआउट करेंगे, कॉल करें। ऑल दीज जैकेट्स में से कोई एक आपकी हो सकती है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ अनम इमरान बेग मौजूद हैं। जितने मज़ेदार इनके आइटम्स हैं फ्रॉम AA फैब्रिक्स, इनकी जो कलेक्शन है उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये खुद हैं। हम लोग ब्रेक में बहुत गप मार रहे थे एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम टॉकिंग टू अनम। अनम जल्दी से हम लोग दिखाना चाहते हैं, बिकॉज अनम ने बहुत ग्रेशियसली कोई भी जैकेट, ये जो कश्मीरी ट्रक आर्ट लुकिंग जैकेट है, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉल करके हमें ये बताएं कि इसके ऊपर ये कौन सा काम हुआ हुआ है। ये बाय द वे एक हम आर्टिकल दिखाना भूल गए थे। ये बेसिकली वेलवेट जैकेट्स हैं। अनम, ये कितने के हैं? अच्छा, ये भी वेलवेट कोट्स हैं, ठीक है। इट हैज़ पॉकेट, ये देखिए, ये भी ओपनेबल हैं। आप इनको भी 2 पीस के साथ या वही सेम पैटर्न से कैरी कर सकते हैं। दिस इज़ द बैक। अच्छा, इस पे हैवी एम्ब्रॉयडरी है, बस पॉकेट है और थोड़ा सा आर्टिकल चेंज है। इसकी प्राइस 2850 रुपीज़ है। 2850 रुपीज़ है। आप जाके बाय द वे ये सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और ये सब लॉन्ग लेंथ है, इट्स मीन कि ये 40-41 इंचेस पे है। ज़बरदस्त। मिसेस खालिद का कॉल आया हुआ है कराची से। अनम, जब तक आप अपनी बेस्ट शॉल्स निकालें, मिसेस खालिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खालिद। अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सच अ लवली सीइंग यू, बिकॉज मैंने टीवी का म्यूट कर दिया है और आपको सिर्फ देख रही हूँ एंड फोन पे बात कर रही हूँ। थैंक यू। लवली कलेक्शन, आई एम रियली वेरी हैप्पी। और रोज आपका प्रोग्राम देख के मुझे जो एनर्जी आती है, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। जबरदस्त। मिसेस खालिद बताएंगी कि मेरे जैकेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं? यार, आपकी जैकेट पे जो एम्ब्रॉयडरी खूबसूरती, ये सारा आरी का काम होता है। एग्जैक्टली। जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन। अब देखिए, इतनी अच्छी कलेक्शन कोई पहनना चाहे और उसको उसकी बेसिक चीजें ना बताऊं तो फिर तो थोड़ी शर्मिंदगी वाली। जबरदस्त। मिसेस खालिद, आपने जैकेट जीत ली। जल्दी से बता दें कि आपको कौन सा रंग चाहिए, ताकि हम आपको भेज सकें। अरुज, आपकी पसंद का कलर चलेगा, बिकॉज आई लाइक यू टोटली। और अनम ने इतनी अच्छी कलेक्शन बनाई है, तो कोई भी मकसद आप दोनों की चॉइस का, लेकिन दी बेस्ट। अगर सही है। आई रियली लाइक दिस। लार्ज साइज चलेगा मिसेस खालिद? हाँ, लार्ज चलेगा। जबरदस्त। जो मैंने पहना हुआ ये लार्ज साइज है, मेरे ख्याल में बड़ा मजेदार है, कलरफुल है, तो मैं ये आपके घर भिजवा रही हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। बड़ा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अनम, जल्दी से हम लोग, मैं दिखाना चाहती हूँ नाजरीन को, हमारे पास ये जो अनम की ब्यूटीफुल वेलवेट पे शॉल्स हैं। आई रियली मैं इसको काफ़ी, दिस इज कश्मीरी काम, ये कश्मीरी काम है। ये कितने की है? अच्छा, ये 3500 रुपीज़ की है। इसमें भी आपको सारे कलर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। अच्छा, फिनिशिंग आप चेक कर सकते हो, पूरी 4 साइडेड जो है ना, इसको फिनिशिंग के साथ रखा गया है। ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ बस हसीन किस्म की शॉल है। इसमें डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, ब्लैक, ब्लू, जो रनिंग 5 डिफरेंट शेड्स होते हैं। ब्लैक हो गया, ब्लू, बॉटल ग्रीन, मैरून। जबरदस्त। ये सारी चीजें। इसके अलावा अनम, आपने जो पहनी, अच्छा, द वन आई एम कैरिंग, ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरा अपना जो बेस्ट सेलर होता है ना, ये वो वाली चीज़ है, सेलिंग प्रोडक्ट है मेरी। दिस इज एंटीक वेलवेट शॉल, ठीक है। और ये कितने की है? दिस इज फॉर 6500 रुपीज़। ये 6500 की। और ये वाली कितने की है? 3500 रुपीज़। ये 3500 की है। बाय द वे, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। इसका अगर आप पल्लू देखें, बहुत ज़बरदस्त है। आप अनम का वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। थैंक यू सो मच अनम, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
thank you so much for sharing your collection with us and being so generous. Mrs. Khalid, congratulations to you. I hope you enjoyed this jacket. I'm telling you, बड़ी मज़ेदार है, आपको बहुत अच्छी लगेगी and you will be really happy. इसी के साथ नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल सुबह मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, तो अल्लाह हाफ़िज़।